बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 10वीं गणित में निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसकी सहायता से किसी समतल पर रखी वस्तु की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। बच्चों एक बार और सुनेंगे। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसकी सहायता से किसी समतल पर रखी वस्तु की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। एक तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति उस तल पर दो लंबवत रेखाओं जिन्हें निर्देशाक्ष कहते हैं की सहायता से ज्ञात की जाती है, जिसे कार्तीय पद्धति कहते हैं। निर्देशाक्ष किसी समतल पर खींची गई दो लंबवत रेखाओं को निर्देशाक्ष कहते हैं। किसी समतल पर मान लीजिए एक समतल है और इस समतल पर हमने दो लंबवत रेखाएं खींची है, तो जिस समतल पर एक खींची गई होती है उसे हम कहते हैं निर्देशाक्ष। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। एक बार और सुनेंगे बच्चों। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु बच्चों एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और इसे ओ से इंडिकेट करते हैं, ओ से दर्शाते हैं। चतुर्थांश निर्देशाक्ष समतल को चार समान भागों में कोणीय भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। निर्देशाक्ष समतल को चार समान कोणीय भागों में बांटता है। 1 2 3 4 ये चार समान कोणीय भागों में बांट रहा है। इसे हम कहेंगे चतुर्थांश। यहाँ से शुरू होता है बच्चों। इसे हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, फिर आता है द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरह से चार चतुर्थांशों में बांटा गया होता है। किसी समतल को चार समान कोणीय भागों में बांटता है, यही कहलाता है हमारा चतुर्थांश। फिर आते हैं कार्तीय तल, वह तल जिसमें निर्देशाक्ष एवं चारों चतुर्थांश स्थित होते हैं। वह तल जिसमें ये निर्देशाक्ष भी और चारों चतुर्थांश भी स्थित होता है, ये कहलाता है कार्तीय तल। अब आते हैं बच्चों निर्देशांक। किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला संख्याओं का क्रमित युग्म निर्देशांक कहलाता है। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु का नाम P है और इस बिंदु का निर्देशांक 2 और 2 है, तो 2 और 2 आपका निर्देशांक कहलाएगा उस बिंदु P का। प्रत्येक क्रमित युग्म में पहले x का संख्यात्मक मान होता है। ये देखिए, जैसे x का मान हम 2 मानेंगे, x का संख्यात्मक मान जिसे हम x का निर्देशांक अथवा इसे भुज भी कहते हैं, और बाद में y का संख्यात्मक मान होता है और y का संख्यात्मक मान जिसे हम y निर्देशांक अथवा कोटि कहते हैं। अब हम देखते हैं दूरी सूत्र। अब ये बिंदु P मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये जितनी दूरी पर है जिसको ज्ञात करेंगे कि कितनी दूरी पर है, इसे हम दूरी सूत्र से ज्ञात करते हैं। मान लीजिए दो बिंदु A और B है। A के निर्देशांक को हमने मान लिया x1 y1 और B के निर्देशांक को हमने मान लिया x2 और y2। दो बिंदु माना हमने A और B जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 है। तब दूरी का सूत्र होगा AB बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है हमारा दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब आते हैं किसी रेखा की प्रवणता। यदि रेखा पर स्थित दो बिंदु A मान लीजिए x1 y1 है, B x2 y2 है, तो इसकी प्रवणता क्या होगी। मान लीजिए रेखा AB के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है, तो इस रेखा AB की प्रवणता क्या होगी। तो हम AB की प्रवणता ज्ञात करने के लिए, प्रवणता को हम ढाल भी बोलते हैं, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसे हम बोलेंगे ढाल या प्रवणता। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, x अक्ष की प्रवणता हमेशा शून्य होती है। x अक्ष की प्रवणता शून्य होती है और y अक्ष की प्रवणता अगर पूछा जाए तो इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। ये दो पॉइंट महत्वपूर्ण हैं जिसे आपको याद रखना है। x अक्ष की प्रवणता शून्य होती है और y अक्ष की प्रवणता अनंत होती है।
अब हम देखते हैं बच्चों अंतःखंड। कोई रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तो सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ये मूल बिंदु है। कोई रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मान लीजिए बिंदु आपका A है, यहाँ पर x अक्ष को काट दिया कोई रेखा है, और उस बिंदु की दूरी x अंतर, जैसे मान लीजिए कोई रेखा है A, इस प्रकार से एक रेखा है और यह रेखा x अक्ष को बिंदु A पर काटती है, y अक्ष को बिंदु B पर काट रही है। x अक्ष को कहाँ काट रही है? बिंदु A पर, और y को अक्ष को बिंदु B पर काट रही है। तो x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु मतलब यहाँ से ये दूरी अंतःखंड कहलाएगी। क्या कहलाती है? अंतःखंड कहलाती है। अब मान लीजिए कोई रेखा y अक्ष पर बिंदु B पर काट रही है, तो उस बिंदु y अक्ष अंतःखंड कहेंगे। O से इस बिंदु तक की दूरी y अंतःखंड कहलाती है। O से A तक की दूरी x अक्ष का अंतःखंड कहलाएगी, x अंतःखंड कहलाएगी, और उसी प्रकार O से B तक की दूरी y अंतःखंड कहलाती है। अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, OA x अंतःखंड हो गया, x अंतःखंड, और इसी प्रकार OB हम इसे लिख सकते हैं y अंतःखंड। क्या कहेंगे हम इसको? y अंतःखंड। तो अंतःखंड समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बार और बता देता हूँ, कोई रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी x अंतःखंड कहलाती है। उसी प्रकार कोई रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी y अंतःखंड कहलाती है। अब हम देखते हैं बच्चों सरल रेखा का समीकरण। वह रेखा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वह रेखा जिसकी प्रवणता m तथा अंतःखंड c हो। प्रवणता क्या कहा मैंने? प्रवणता हो m, प्रवणता क्या हो? m हो, और अंतःखंड c हो। अंतःखंड क्या हो? c हो। तब रेखा का समीकरण होगा y बराबर mx प्लस c। क्या होगा बच्चों? रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c, जहाँ m प्रवणता है और c अंतःखंड है। अब आइए बच्चों चलते हैं प्रश्नावली 1 की ओर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलते हैं प्रश्नावली 1 के प्रश्नों की ओर। बच्चों आइए देखते हैं, सबसे पहले हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्नावली 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, बिंदु P ब्रैकेट में ऋण 4 ऋण 7 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। इस खाली स्थान को भरने से पहले मैं आपको चतुर्थांश के बारे में और चिन्हों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। बच्चों पहले चतुर्थांश में x अक्ष धनात्मक और y अक्ष भी धनात्मक होता है, इसलिए पहले चतुर्थांश का चिन्ह होगा प्लस और प्लस। दूसरे चतुर्थांश में चलेंगे तो x अक्ष आपका ऋणात्मक हो जाता है, y अक्ष धनात्मक हो जाता है, तो ऋण और धन। तीसरे हम चलते हैं तो x अक्ष ऋणात्मक है, y अक्ष भी ऋणात्मक है, तो ऋण और ऋण। चौथे चतुर्थांश में हम जाएंगे तो देखते हैं बच्चों x अक्ष धनात्मक होता है जबकि y अक्ष ऋणात्मक होता है, तो धन और ऋण। इस तरह से चिन्हों को आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं चिन्हों के आधार पर पहला खाली स्थान आपका बनेगा। बिंदु P ऋण 4 ऋण 7 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा तृतीय चतुर्थांश में। क्या उत्तर होगा इसका? तीसरा चतुर्थांश, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है। दूसरा खाली स्थान है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होता है, तो इसका आंसर होगा बच्चों 0। तीसरा प्रश्न है, निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर खाली स्थान होते हैं, तो परस्पर क्या होते हैं बच्चों? लंबवत होते हैं। चौथा प्रश्न है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु x का निर्देशांक खाली स्थान होता है, तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक भी 0 होता है, तो इसका खाली स्थान का आंसर आएगा 0। पांचवा प्रश्न है बच्चों, मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। क्या होता है बच्चों? 0 0। बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2 की ओर और प्रश्नावली 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, यदि PA बराबर PB, प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों प्रश्नावली 2 का। यदि PA बराबर PB हो तथा बिंदु A B के निर्देशांक क्रमशः 2 0 व ऋण 2 4 हो और P y अक्ष पर स्थित हो, तब P के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बार और सुनिएगा बच्चों, यदि PA बराबर PB हो तथा बिंदु A P के निर्देशांक क्रमशः 2 0 ऋण 2 4 हो और P y अक्ष पर स्थित हो, तब P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न में हमको दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है
ए का निर्देशांक 2 शून्य और बी के निर्देशांक ऋण 2 और 4, ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। तथा ये भी दिया हुआ है पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी होना चाहिए। चूँकि y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक शून्य होता है, हमको मालूम है, जैसा कि इससे पहले हमने बताया था आपको कि y अक्ष पर स्थित बिंदु, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए बिंदु P हम शून्य और y मानेंगे, P की निर्देशांक क्या मान लेते हैं, शून्य और y। तब देखेंगे हम P ए बराबर दूरी का सूत्र आपको पता है बच्चों, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र है। अब यहाँ पर देखेंगे ये x1 ये y1 हो गया और x2 ये y2 हो गया, या इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान सकते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार आप लोग मान सकते हैं। तो x2 माइनस x1 अर्थात 2 ऋण 0 होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 ऋण 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 ऋण y या y ऋण 0 भी आप मान सकते हैं, 0 ऋण y होल स्क्वायर। करड़ी में 2 में 0 घटाएंगे बच्चों, 2 ही आएगा, 2 का वर्ग धन 0 में y घटाएंगे ऋण y आएगा और ये y का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 होता है बच्चों, धन ऋण y का वर्ग हो जाएगा धन y का वर्ग, धन y का वर्ग। ये हुआ हमारा पी ए का मान, किसका मान हो गया, पी ए। अब हम चलते हैं पी बी की ओर, तथा पी बी बराबर वही सूत्र लगाएंगे, दूरी का ही सूत्र लगाएंगे, पी बी बराबर हो जाएगा। अब मैं सीधा सीधा यहाँ पर मान रख रहा हूँ बच्चों, सूत्र को नहीं लिख रहा हूँ, ऋण 2 धन 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर। ऋण 2 और 0 को जोड़ेंगे तो ऋण 2 ही होगा, ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार 4 ऋण y में 4 ऋण y ही होल स्क्वायर होगा। ऋण 2 का वर्ग क्या होता है जी, ऋण 2 का वर्ग होगा धन 4 धन 4 ऋण y होल स्क्वायर, 4 ऋण y होल स्क्वायर, ये इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा हो गया पी बी का मान। अब चूंकि प्रश्न में लिखा है, क्या लिखा है भाई, कि पी ए बराबर पी बी है, प्रश्न में दिया हुआ है कि पी ए बराबर पी बी हो। अब दोनों पक्षों को हम वर्ग कर देते हैं, पी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी स्क्वायर, वर्ग करने से वर्गमूल हट जाएगा, अर्थात पी ए का मान करड़ी में था 4 धन वाई स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 धन वाई स्क्वायर, बस लिख सकते हैं आप 4 धन वाई स्क्वायर, करड़ी हट गई क्योंकि वर्ग लगा दिया है हमने, बराबर पी बी स्क्वायर, पी बी का मान था 4 प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर, ये पी बी का मान था, स्क्वायर है इसलिए करड़ी हटा दिए। अब इसके बाद क्या बचेगा बच्चों, इसका हम सूत्र लगा देंगे ए ऋण बी होल स्क्वायर का, 4 प्लस वाई स्क्वायर 4 प्लस इधर ए ऋण बी होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 चौक 8 वाई हो जाएगा। इस तरह से हमने सूत्र लगा दिया। अब देखेंगे दोनों पक्षों में वाई स्क्वायर बराबर है, काट देंगे, इधर बचेगा 4, 16 और 4 हो जाएगा बच्चों 20 ऋण 8 वाई, 20 ऋण 8 वाई। अब हम 20 को अपनी तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 ऋण 20 बराबर ऋण 8 वाई। अब 20 में 4 घटाएंगे तो हमको मिलेगा, कितना मिलेगा, 16 ऋण 16 बराबर ऋण 8 वाई। अब दोनों तरफ ऋण है, कट गया, y बराबर हो जाएगा 16/8, अर्थात y बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 2। अतः बिंदु P जिसका निर्देशांक प्रश्न पूछा गया था, उस बिंदु P का निर्देशांक होगा, अतः बिंदु P के निर्देशांक जिसको हमको ज्ञात करना था, बिंदु P के निर्देशांक क्या माना था हमने, 0 और y, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 और 2, 0 और 2, ये हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। एक बार और सुनेंगे, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। दिया है प्रश्न में बच्चों बिंदु ए के निर्देशांक दिया है 3 4 और बोला है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु की निर्देशांक आप सबको पता है क्या होता है, मूल बिंदु की निर्देशांक ओ से इसको इंडिकेट करते हैं, इसके निर्देशांक 0 0 होता है। तो बिंदु ए का निर्देशांक हमको मालूम हो गया और मूल बिंदु के भी निर्देशांक मालूम हो गए, इसलिए हम दूरी का सूत्र लगा देंगे, ओ ए बराबर अंडर रूट
करड़ी में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र होता है। हम इसे x1 y1 मान लेते हैं और इसे x2 y2 मान लेते हैं। अब हम मान रख देंगे बच्चों 3 ऋण 0 होल स्क्वायर प्लस 0 ऋण 4 या 4 ऋण 0 होल स्क्वायर। 3 में 0 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, 3 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार 4 में 0 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 का वर्ग हो जाएगा। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4 चौक कितना होता बच्चों 16, 16 और 9 जोड़ दीजिए तो 16 और 9 हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 इकाई। ये हो गया हमारा प्रश्न का आंसर, अर्थात मूल बिंदु से दूरी हो गई। बच्चों इस प्रश्न के साथ हमारा भाग 1 यही समाप्त होता है। वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया इस अध्याय को, तो भाग 1 यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। अब अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।